नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग एडुटेरिया के न्यू बुक एनसीईआरटी आधार सीरीज में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ 100 प्रश्नों को फुल डिटेल सॉल्यूशन भी करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह है, आप इसे पूरा जरूर देखें। और आज का जो है वो भूगोल विषय पर आधारित प्रश्न है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इसमें से असत्य कथन कौन सा है। तो भारत की जनसंख्या 383 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 1951 ईस्वी से 2011 ईस्वी तक जनसंख्या घनत्व में 260 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है। तो ये दोनों कथन जो है वो क्या है, असत्य है। इसलिए आंसर जो हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। आइए इसके बारे में कुछ डिटेल जानते हैं कि जनसंख्या के घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। इससे भूमि के संदर्भ में जनसंख्या के स्थानिक वितरण को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिलती है। भारत का जनसंख्या घनत्व जो है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था 2011 के जनगणना के अनुसार। और 2051 ईस्वी में जनसंख्या का घनत्व 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 2011 में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होने के विगत 50 वर्षों में 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। तो यानी दोनों कथन गलत था, तो ये सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए और कितने कथन सत्य है ये बताना है। तो कायत्रिक घनत्व कुल जनसंख्या बाय निवल कृषि का क्षेत्र बिल्कुल सही होता है। कृषि घनत्व बराबर कुल कृषि जनसंख्या बटा निवल कृषि क्षेत्र, ये भी सही है। कुल कृषि जनसंख्या में कृषक, कृषि मजदूर और उनके परिवार के सदस्य सम्मिलित होते हैं, ये भी सही है। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, सभी तीनों जो कथन है वो सत्य है। निम्न कथनों पर विचार करें और बताएं सत्य कथन कौन सा है। तो भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 1.44% है, जो कि ये गलत है। विगत एक शताब्दी में भारत की जनसंख्या का वृद्धि केवल वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर के कारण हुई, ये भी गलत है। आंसर हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2 सही है। भारत की जनसंख्या की दोनों दशकीय और वार्षिक वृद्धि दर बहुत ऊंचे रहे हैं और समय के साथ नित्य बढ़ रहे हैं। भारत की जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर जो है 1.64% है और जनसंख्या के वार्षिक वृद्धि दर वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर तथा प्रवास की दर के कारण हुई है। अगला है, भारतीय जनसंख्या के वृद्धि के अंतर्गत प्रथम प्रावस्थान 1901 से 1921 ईस्वी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन करें। इस प्रावस्था को स्थिर प्रावस्था कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। 1909 से 1911 के दौरान ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है, ये गलत है। जन्म दर उच्च जबकि मृत्यु दर जो है वो निम्न थे, ये गलत है। तो आंसर जो हो जाएगा ए, केवल 1 सही है। प्रावस्था के 1901 से 1921 की अवधि को भारत की जनसंख्या की वृद्धि को रुद्र अथवा स्थिर प्रावस्था कहा जाता है, क्योंकि इस अवधि में वृद्धि दर अत्यंत निम्न थी। यहाँ तक कि 1911 से 1921 के दौरान जो है वो ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंचे थे, जिसमें वृद्धि दर निम्न बनी रही। निम्न स्वास्थ्य और चिकित्सीय सेवाएं, अधिकतर लोगों की निरक्षरता, भोजन और अन्य आधारभूत आवश्यकताओं का अपर्याप्त वितरण इस अवधि में मोटे तौर पर उच्च जन्म और मृत्यु दरों के लिए उत्तरदायी थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि निम्न कथनों पर विचार करें और बताएं कि असत्य कथन कौन सा है। तो 1951 से 81 के दशकों को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है, तो ये कथन जो है ये सत्य है। 1951 से 81 के दौरान औसत वार्षिक वृद्धि दर 3.3% तक ऊँची रही, तो ये गलत है, क्योंकि औसत वार्षिक वृद्धि दर 2.2% तक ऊंची रही, न कि 3.3% तक। तो एक कथन गलत है, वो है केवल 2 है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का हमें चयन करें। तो राष्ट्रीय युवा नीति फरवरी 2016 में आरंभ की गई थी, ये गलत है। राष्ट्रीय युवा नीति के तहत 15 से 35 वर्ष की आयु समूह के व्यक्ति को युवा के रूप में परिभाषित करते हैं, ये भी गलत है। इसका आंसर जो हो जाएगा 1 और 2 दोनों जो है वह सत्य कथन है। आइए इसके बारे में जानते हैं कि राष्ट्रीय युवा नीति NYP 2014 फरवरी 2014 में आरंभ की गई थी, जो भारत के युवाओं के लिए एक समग्र दूरदर्शी प्रस्ताव रखती है। देश के युवाओं को अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाना और उनके द्वारा भारत को राष्ट्रों के समूह में अपना उचित स्थान प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 15 से 29 वर्ष की आयु समूह के व्यक्ति को युवा के रूप में परिभाषित किया गया है। कितना है, तो 15 से 29 वर्ष के आयु समूह को। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कितने कथन सत्य हैं ये बताइए।
तो आइए देखते हैं। ग्रियर्सन के अनुसार देश में 179 भाषाएं और लगभग 544 बोलियां बोली जाती है। ये बिल्कुल सही है। आधुनिक भारत के संदर्भ में 22 भाषाएं जो है 22 भाषाएं अनुसूचित है और अनेक भाषाएं जो है गैर अनुसूचित है। अनुसूचित भाषाओं में उर्दू बोलने वालों का प्रतिशत सर्वाधिक है, ये गलत है। लघुत्तम भाषा वर्ग संस्कृत, संथाली तथा कोंकणी बोलने वालों के, ये भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा ए, केवल एक जो है वो सही है। अनुसूचित भाषाओं में हिंदी बोलने वालों के प्रतिशत सर्वाधिक है। लघुत्तम भाषा वर्ग में संस्कृत, बोडो तथा मणिपुरी बोलने वालों के है। ये 2011 के जनसंख्या के अनुसार यह देखा गया है कि देश में भाषाई प्रदेश की सीमाएं सुनिश्चित और स्पष्ट नहीं है, बल्कि उनका अपने अपने सीमांत प्रदेश में क्रमिक विलय और अध्यारोहण हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर मिलान पर विचार करें और कूट का प्रयोग कर गलत मिलान को चुनें। तो यहाँ पर आष्टिक निषाद की बात करें तो यहाँ पर जो हो जाएगा शाखा या वर्ग, ये तो मुंडा हो जाएगा, जो ये सही है। भारतीय यूरोपियन की अगर हम बात करें तो मान खमेर, ये गलत है। चीन तिब्बती दर्दी की बात करें तो ये भी गलत है। तो आंसर जो हो जाएगा केवल 2 और 3, बी जो है वो गलत मिलान है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित मिलान पर विचार कर एक तरफ शाखा वर्ग एक तरफ बाघ क्षेत्र है, कूट का प्रयोग कर सही मिलान करें। तो मान खमेर की अगर हम बात करते हैं, मान खमेर, तो ये हो जाएगा कौन सा, ये मेघालय में, बिल्कुल ये सही है। और एक की अगर हम बात करें दर्दी राजस्थान, ये गलत है। उत्तर द्रविड़ आंध्र प्रदेश गलत है। उत्तरी असम की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, ये सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 4। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार करें और बताएं कि सत्य कथन कौन सा है। ईसाई जनसंख्या अधिकांश देश के शहरी क्षेत्रों में वितरित है, बौद्ध अधिकांशता महाराष्ट्र में संकेंद्रित है। और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 सही है। ईसाई जनसंख्या अधिकांशता देश के ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित है। मुख्य सांद्रण पश्चिमी तट के साथ गोवा एवं केरल और मेघालय, मिजोरम और नागालैंड के पहाड़ी राज्यों, छोटा नागपुर क्षेत्र और मणिपुर के पहाड़ियों में भी देखा जाता है। और अधिकांश सिख देश के अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में संकेंद्रित है। भारत के सबसे छोटे धार्मिक समूह जैन और बौद्ध जो है वो देश के गिने चुने क्षेत्रों में संकेंद्रित है। जैनियों का प्रमुख संकेंद्रण राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों, गुजरात और महाराष्ट्र में है, जबकि बौद्ध अधिकांशता महाराष्ट्र में संकेंद्रित है। बौद्ध बहुल्य अन्य क्षेत्र जो है वो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में है। लद्दाख, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति है। नेक्स्ट है, आंसर इसका हो जाएगा बी। तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन, तो आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को 2 वर्गों में बांटा जाता है, तो ये जो है वो असत्य है। मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति जो एक वर्ष से कम 183 दिन या 6 महीने काम करता है, ये सत्य है। सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में 183 दिनों या 6 महीनों से अधिक दिन काम करता है, ये गलत है। तो असत्य जो है वो सी हो जाएगा, केवल 1 और 3 हो जाएगा। मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन या 6 महीने काम करता है। सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिन या 6 महीने से कम दिन काम करता है। कितना दिन? कम दिन काम करता है, और ये 6 महीने काम करता है, ये दूसरा वाला है। और श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन या आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा जाता है, जिनके नाम है मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक बोला जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि निम्न विशेषताएं किस प्रकार के बस्ती के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार के गांव में रहन सहन का सामान्य क्षेत्र स्पष्ट और चारों ओर फैले खेतों, खलिहानों और चारगाहों से पृथक होता है। संकुलित निर्मित क्षेत्र और इसकी मध्यवर्ती गलियां कुछ जाने पहचाने प्रारूप अथवा ज्यामितीय आकृतियाँ प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार की बस्तियां बुंदेलखंड प्रदेश में देखने को मिलती है। तो विशेषताएं किस बस्ती का उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुच्छित बस्तियां का। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ बस्तियों के प्रकार है, एक तरफ राज्य के क्षेत्र है। कूट का प्रयोग करके सही सुमेलित युग्म को हमें चुनना है। तो आइए देखते हैं। अर्ध गुच्छित बस्तियां गुजरात के मैदान में, बिल्कुल सही। गुच्छित बस्तियां नागालैंड में, ये भी सही। परिक्षिप्त बस्तियां बुंदेलखंड प्रदेश, ये गलत है। पल्ली बस्तियां की अगर हम बात करते हैं तो ये छत्तीसगढ़ और हिमालय की निचली घाटियों में। तो आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। आइए बस्तियों के बारे में कुछ डिटेल जानते हैं। गुच्छी बस्तियां मध्य भारत के बुंदेलखंड प्रदेश और नागालैंड में है। अर्धगुच्छित बस्तियां जो है, ऐसी बस्तियां गुजरात के मैदान और राजस्थान के कुछ भागों में व्यापक रूप से पाई जाती है। अब पल्ली बस्तियां ऐसे गांव मध्य और निम्न गंगा के मैदान, छत्तीसगढ़ और हिमालय के निचली घाटियों में बहुतायत में पाए जाते हैं। अब परिक्षिप्त बस्तियां जो है
मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरल के अनेक भागों में है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। तो वह भूमि जो पिछले 5 वर्षों तक या अधिक समय तक परती है इसे पुरातन परती भूमि कहा जाता है, ये गलत है। वह भूमि जो एक कृषि वर्ष या उससे कम समय तक कृषि रहित रहती है वर्तमान परती भूमि कहलाती है, तो ये सही है। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा केवल 2 हो जाएगा। पुरातन परती भूमि कहते हैं यह भी कृषि योग्य भूमि है जो 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्षों से कम समय तक कृषि रहित रहती है। अगर कोई भूभाग 5 वर्षों से अधिक समय तक कृषि रहित रहता है तो इस कृषि योग्य व्यर्थ भूमि संवर्ग में सम्मिलित कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है वो चयन कीजिए। चारा फसलें जायद फसल के उदाहरण हैं, बिल्कुल सही। जायद की फसलें अप्रैल से जून के मध्य में बोई एवं काटी जाती है, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। जायद फसल में उत्तरी भारतीय राज्य में आता है वनस्पति, सब्जियां, फल, चारा फसलें, और दक्षिणी राज्य में आते हैं चावल, सब्जियां, चारा फसलें। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन सही है हमें ये बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 जो है वो सही है। तो क्या है, कपास एक उष्ण कटिबंधीय फसल है जो देश के अर्ध शुष्क भागों में खरीफ ऋतु में बोई जाती है। देश विभाजन के समय भारत का बहुत बड़ा कपास उत्पादन क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। क्या है, पाकिस्तान में चला गया। यद्यपि पिछले 50 वर्षों में भारत में इसके क्षेत्रफल में लगातार वृद्धि हुई है। भारत छोटे रेशे वाली भारतीय एवं लंबे रेशे वाली अमेरिकन दोनों प्रकार की कपास का उत्पादन करता है। अमेरिकन कपास को देश के उत्तर पश्चिमी भाग में नरमा कहा जाता है। अमेरिकन कपास को देश के उत्तर पश्चिमी भाग को है। यहाँ पर जो दिया हुआ है आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, दक्षिण पश्चिम, जबकि उत्तर पश्चिम भाग में नरमा कहा जाता है। कपास पर फूल आने के समय आकाश बादल रहित होना चाहिए। भारत का कपास के उत्पादन में विश्व में चीन के पश्चात जो है वो दूसरा स्थान है। तो हमारे पास जो है ये सही, तीसरा स्टेटमेंट जो सही है, इसलिए केवल 1 सही है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। चाय एक रोपण कृषि का उदाहरण है, बिल्कुल सही। यह उष्ण आर्द्र और उपोष्ण आर्द्र कटिबंधीय जलवायु वाले भागों में बोया जाता है, ये भी सही। भारत में चाय की खेती वर्ष 1840 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ हुई है, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 तीनों जो है वो क्या है, वो सही है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। सत्य कथन का, तो कृषि जलवायु नियोजन वर्ष 1952 में प्रारंभ किया गया था, तो ये कथन जो है वो असत्य है। 1980 के दशक में भारतीय योजना आयोग ने वर्षा आधारित क्षेत्रों को कृषि समस्याओं पर ध्यान दिया। योजना आयोग ने वर्ष 1988 में कृषि विकास में प्रादेशिक संतुलन को प्रोत्साहित करने हेतु कृषि जलवायु नियोजन प्रारंभ किया था। इसमें कृषि, पशुपालन तथा जल कृषि को विकास हेतु संसाधनों के विकास पर बल दिया था। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 2 सही हो जाएगा और 1 गलत हो जाएगा। तो असत्य कथन पूछ रहा है तो आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन के बारे में चयन कीजिए। लौह अयस्क के प्रगलन के लिए मैग्नीज एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है, बिल्कुल सही। मैग्नीज मुख्य रूप से कुड़प्पा क्रम से संबंध है, ये गलत है। तो आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। लौह अयस्क के प्रगलन के लिए मैग्नीज एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है और इसका उपयोग लौह मिश्र धातु विनिर्माण में भी किया जाता है। मैग्नीज निक्षेप लगभग सभी भूगर्भिक संरचनाओं में पाया जाता है, हालांकि मुख्य रूप से यह धारवार क्रम से संबंध है। किरुबुरु सुलायपत एवं बुनाई क्षेत्र प्रसिद्ध है। किरुबुरु सुलायपत एवं बुनाई क्षेत्र प्रसिद्ध है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लौह अयस्क हेतु। किसके लिए, लौह अयस्क हेतु। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित है। तो रत्नागिरी लौह अयस्क खाने के लिए बिल्कुल, शिवमोगा मैग्नीज के लिए ये भी सही, चंद्रपुरा लौह अयस्क खाने के लिए ये भी सही, गुआ जो है वो मैग्नीज के लिए ये गलत है। ये भी जो है वो किसके लिए है, तो लौह अयस्क खान के लिए, लौह अयस्क खाने के लिए प्रसिद्ध है। तो आंसर जो हो जाएगा वो 2, 3 और 4 ये तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन जो है वो असत्य है। तो आइए देखते हैं। बॉक्साइट मुख्यतः क्वाटरनरी निक्षेपों में पाया जाता है, ये गलत है। बॉक्साइट लेटेराइट चट्टानों से संबंध है, ये सही है। कर्नाटक बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ये गलत है। आंसर जो हो जाएगा सी, केवल 1 और 3 हो जाएगा, केवल 1 और 3 हो जाएगा। उड़ीसा जो है वो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ पर कर्नाटक के जगह पर क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए उड़ीसा, तभी जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें और संबंधित क्षेत्र और खनिज के बारे में बताएं। कूट का प्रयोग कर गलत युग्म को
हमें चुनना है। तो अलवर बॉक्साइट के लिए गलत है, कोरापुट बॉक्साइट के लिए सही है, बिलासपुर जो है वो तांबा के लिए गलत है, उदयपुर तांबा के लिए ये सही है। आंसर जो हो जाएगा बी, केवल 1 और 3 जो है वो गलत है। अलवर जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है तांबा के लिए। किसके लिए, तांबा के लिए। और कोरापुट तो पता ही है कि बॉक्साइट के लिए है। किसके लिए है, बॉक्साइट के लिए है। और बिलासपुर की अगर हम बात करें तो ये भी जो है वो किसके लिए है, बॉक्साइट के लिए है, बॉक्साइट के लिए है। और उदयपुर जो है वो तांबा के लिए। तो आंसर हो जाएगा बी। निम्न कथनों पर विचार करें और उपरोक्त में से कितने कथन सत्य है ये बताएं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 कथन है। भारत में कोयला निक्षेपों का लगभग 80% भाग बिटुमिनस प्रकार का है। किसके प्रकार का है, बिटुमिनस प्रकार का है तथा गैर कोकरी श्रेणी का है। गोंडवाना कोयले का प्रमुख संसाधन व पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में अवस्थित कोयला क्षेत्रों में है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। तो आइए असत्य कथन का देखते हैं कौन सा है। तो तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना 1952 ईस्वी में हुई है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कब हुआ था, तो ये 1956 ईस्वी में ही हुआ था। ये गलत है। मुंबई हाई का उत्पादन 1973 में प्रारंभ हुआ था। तो ये भी जो हमारे पास है वो गलत है। आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। 1976 से उत्पादन जो है वो प्रारंभ हुआ था मुंबई किसमें, हाई में। निम्न युग्मों पर विचार करिए और कौन सा युग्म सुमेलित है, कूट का प्रयोग का उत्तर दीजिए। तो आइए देखते हैं कौन सा प्रयोग सही है। कलोल कोयला खाने जो है वो गलत है। ये क्या खाने हैं, तेल का क्षेत्र है, तेल क्षेत्र है। जंजी की बात करें तो ये तेल क्षेत्र, ये गलत है। ये जो है वो कोयला खाने हैं, क्या है, कोयला खाने हैं। और मोरौन जो है वो तेल क्षेत्र सही है। तो आंसर जो हो जाएगा केवल 3 जो है वो सही होगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन करना। इसमें से परमाणु ऊर्जा का आयोग का स्थापना 1954 में की गई थी। ये जो है वो ये गलत है। उड़ीसा के महानदी डेल्टा में मोनाजाइट का निक्षेप पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। यूरेनियम निक्षेप धारवाड़ शैलों में पाए जाते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1954 में नहीं, 1948 ईस्वी में है, जो कि सही होता। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलती है। असत्य कथन कौन है, तो ए हो जाएगा। बुढ़िल और टुंडेन सहायक नदियां हैं। बुढ़िल और टुंडेन सहायक नदियां हैं किसकी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉबी नदी का है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए सत्य कथन कौन सा है। द लिमिट टू ग्रोथ पुस्तक एहरलिच द्वारा लिखी गई है, ये गलत है। आवर कॉमन फ्यूचर ब्रेटलैंड रिपोर्ट 1987 में प्रस्तुत की गई थी, ये बिल्कुल सही है। तो आंसर जो हो जाएगा केवल 2 हो जाएगा। 1968 में प्रकाशित एहरलिच की पुस्तक द पॉपुलेशन बम और 1972 में मिडोस और अन्य द्वारा लिखी गई पुस्तक द लिमिट टू ग्रोथ के प्रकाशन ने इस विषय पर लोगों और विशेषकर पर्यावरणविदों की चिंता और भी गहरी कर दी है। इस घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में विकास के एक नए मॉडल, जिसे सतत पोषणीय विकास कहा जाता है, की शुरुआत हुई थी। यानी द लिमिट टू ग्रोथ पुस्तक एहरलिच द्वारा नहीं लिखी गई है, मिडोस और अन्य द्वारा लिखी गई है। अगला है, नागपुर योजना का संबंध किससे है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, सड़क परिवहन से। नागपुर योजना जो संबंध है वो सड़क परिवहन से है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन जो है वो असत्य है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा केवल 1 कथन जो है वो असत्य है। एशिया की पहली 1157 किलोमीटर लंबी देशपारीय पाइपलाइन असम के नरकटिया तेल क्षेत्र में बरौनी के तेल शोधन कारखाने तक का निर्माण IOL ने किया था। इसे 1966 ईस्वी में से आगे कानपुर तक विस्तारित किया गया। गेल इंडिया लिमिटेड की स्थापना जो है वो कब हुई थी, 1984 में एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के रूप में प्राकृतिक गैस के परिवहन, प्रसंस्करण और उनके आर्थिक उपयोग के लिए उसका विपणन करने के लिए की गई थी। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन कौन सा है ये बताइए। तो भारत में वायु परिवहन की शुरुआत वर्ष 1911 में हुई थी, बिल्कुल सही है। पवन हंस लिमिटेड मुख्यतः पेट्रोलियम सेक्टर के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराता है, ये भी सही है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, तो हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी सही हो जाता है। निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। मार्मगांव पत्तन मंडवी नदमुख के मुहाने पर स्थित है, ये गलत है। मार्मगांव पत्तन एक प्राकृतिक बंदरगाह है, ये बिल्कुल सही है। तो आंसर जो हो जाएगा केवल 2 सही है। जुआरी नदमुख के मुहाने पर अवस्थित मार्मगांव पत्तन गोवा का एक प्राकृतिक बंदरगाह है। जापान को लौह अयस्क के निर्यात का निपटान करने के लिए 1961 ईस्वी में पुनर्प्रतिरूपण के बाद इसका महत्व बढ़ा है।
नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। विशाखापट्टनम एक भू आबाद पत्तन है, बिल्कुल सही है। चेन्नई पत्तन एक प्राकृतिक पत्तन है, ये गलत है। चेन्नई पत्तन का पोताश्रय सबसे गहरा, ये भी गलत। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। निम्नलिखित मिलान पर विचार करें और कूट का प्रयोग के सही मिलान चुनें। तो आइए देखते हैं सही मिलान कौन है। तो नॉर्थ सेंट्रल नई दिल्ली गलत है। साउथ वेस्टर्न बिलासपुर ये गलत है। साउथ सेंट्रल सिकंदराबाद ये बिल्कुल सही है। और उसके बाद कौन सा सही है, तो ईस्ट सेंट्रल हाजीपुर ये भी सही है। साउथ ईस्टर्न कोलकाता ये भी सही है। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा सी, केवल 3, 4 और 5 सही है। भारतमाला योजना के तहत शामिल है और इसका आंसर हो जाएगा पिछड़े इलाकों, धार्मिक पर्यटन स्थलों को जोड़ने की योजना, बिल्कुल सही। तटवर्ती भागों में लगे हुए राज्यों को सड़कों का विकास, ये भी सही है। सीमावर्ती भागों तथा छोटे बंदरगाहों को जोड़ना, ये भी सही है। तो उपरोक्त में से सभी है। कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का हमें चयन करना है। अटल टनल हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला में अवस्थित है, ये बिल्कुल सही है। अटल टनल मनाली को लेह से जोड़ती है, गलत है। अटल टनल NHAI द्वारा बनाई गई है, ये भी गलत है। तो सत्य कथन जो है वो कौन कौन है, 2 और 3 है, सी आंसर हो जाएगा। विश्व के सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल जो कितना है 9.02 किलोमीटर सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई है। यह सुरंग पूरे साल मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है, मनाली से लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। तो राष्ट्रीय महामार्ग की लंबाई पूरे देश की कुल सड़कों की लंबाई का 40% है, ये गलत है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का प्रचालन 1995 में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा केवल 2 सही है। क्या है, केवल 2 सही है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। जल क्रांति अभियान भारत सरकार द्वारा 2015-16 में आरंभ किया गया था, ये बिल्कुल सही है। जल क्रांति अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक खेत में सिंचाई का पानी पहुंचाना था, ये गलत था। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा केवल 2 जो है वो हो जाएगा सही। जल क्रांति अभियान भारत सरकार द्वारा 2015-16 में आरंभ किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लोग पारंपरिक तरीकों से जल संरक्षण और प्रबंधन सुनिश्चित करते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। नीरू मीरू कार्यक्रम अलवर राजस्थान में जल संग्रहण का प्रयास है, गलत है। हरियाली आंध्र प्रदेश द्वारा प्रवर्तित जल संभर विकास परियोजना, ये भी गलत है। आंसर हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ अधिनियम है, एक तरफ वर्ष है। कूट का प्रयोग का सही करके मिलान करें। जल प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण अधिनियम जो है 1974 में, बिल्कुल सही। पर्यावरण सुरक्षण अधिनियम 1986 में, ये भी सही है। जल उपकर अधिनियम 1977, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा 1, 2 और तीनों सही है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। कॉफ़ी एक उपोष्णकटिबंधीय रोपण कृषि है, तो ये गलत है। कॉफ़ी एक उष्णकटिबंधीय रोपण कृषि है, ना कि उपोष्ण है। भारत अधिकतर उत्तम किस्म के रोबस्ता कॉफ़ी का उत्पादन करता है। क्या करता है, उत्पादन करता है। तो ये जो है ये भी गलत है। कॉफ़ी उत्पादन में भारत का 8वां स्थान, ये सही है। तो आंसर जो हो जाएगा वो 1 और 2 जो है वो असत्य है। क्या है, 1 और 2 है। अरेबिका रोबस्ता अरेबिका भारत के अधिकतर उत्तम किस्म में अरेबिका कॉफ़ी का उत्पादन करता है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत मांग है। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। किसमें से असत्य कथन कौन है, तो चना को पिजन पी के नाम से भी जाना जाता है, ये गलत है। तोरिया व सरसों उष्णकटिबंधीय फसल के उदाहरण है, ये भी गलत है। आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों जो है वो गलत है। क्या है, दोनों गलत है। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा ग्राम का विकास किन राज्यों में किया जा रहा है। आंसर हो जाएगा सी, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड। किस पंचवर्षीय योजना के तहत पर्वतीय क्षेत्र तथा उत्तर पूर्वी राज्यों, जनजातियों एवं पिछड़े क्षेत्रों में अवसंरचना को विकसित करने के लिए विशिष्ट क्षेत्र योजना को तैयार किया गया है। तो आंसर हो जाएगा सी, 8वीं पंचवर्षीय योजना। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि सत्य कथन कौन सा है। तो हरिके बैराज रावी और सतलुज नदी के संगम पर अवस्थित है, ये गलत है। इंदिरा गांधी नहर 31 मार्च 1958 को प्रारंभ हुआ था, तो ये बिल्कुल सही है। तो आंसर जो हो जाएगा केवल 2 सही है। क्या है, केवल 2 सही है। हरिके बैराज ब्यास नदी और सतलुज नदी के संगम पर अवस्थित है, हरिके बैराज। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन सत्य है ये बताइए।
तो झेलम मोदी नगर औद्योगिक नगर के उदाहरण है, बिल्कुल सही। धुलिया कोझिकोड परिवहन नगर के उदाहरण है, ये भी सही है। सहारनपुर सतना वाणिज्यिक नगर के उदाहरण है, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा सभी तीनों कथन जो है वो सही है। कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन बताइए। पवन ऊर्जा के लिए राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में अनुकूल परिस्थितियां विद्यमान हैं, बिल्कुल सही है। पवन ऊर्जा पूर्ण रूपेण प्रदूषण मुक्त और ऊर्जा का अक्षय स्रोत है, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन जो है उसकी चयन कीजिए। तो पुन्ना मादा कयाल को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है, ये गलत है। पुन्ना मादा कयाल को मुहाने पर कोच्चि पतन अवस्थित है, ये भी गलत है। कोच्चि पतन एक कृत्रिम पतन है, ये भी गलत है। तो आंसर जो हो जाएगा डी 1, 2 और 3 तीनों गलत है। वेवनाद कयाल जिसे अरब सागर की रानी क्वीन ऑफ अरेबियन सी के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है, वेवनाद कयाल, न कि पुन्ना मादा कयाल। मुहाने पर स्थित कोच्चि पत्तन भी एक प्राकृतिक पत्तन है। इस पत्तन को स्वेज कोलंबो मार्ग के पास अवस्थित होने का लाभ प्राप्त है। यह केरल, दक्षिण कर्नाटक तथा दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु की आवश्यकताओं को पूरा करता है। कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन करें। तो उत्तरी भारत के राज्य बिहार, पश्चिम बंगाल में जनसंख्या घनत्व उच्चतर है, बिल्कुल सही। अंडमान और निकोबार द्वीपों को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या के उच्च घनत्व पाए जाते हैं, ये भी सही है। केरल तथा तमिलनाडु में मध्यम जनघनत्व पाया जाता है, तो ये जो है वो गलत है। आंसर जो हो जाएगा डी केवल 3 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। तो राइन नदी जर्मनी और नीदरलैंड से होकर प्रवाहित होती है, ये कथन जो है वो सही है। रूर नदी पश्चिम में आकर राइन नदी से मिलती है, ये गलत है। पश्चिम से आकर नहीं मिलती है, पूरब से आकर मिलती है। किधर से? पूरब से आकर राइन नदी में मिलती है। डसलडोर्फ रूर नदी पर स्थित पत्तन है, ये गलत है। डसलडोर्फ जो है वो राइन नदी पर स्थित पत्तन है। रूर के दक्षिण में फैला पट्टी से होकर भारी वस्तुओं का आवागमन होता है। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा 2 और 3 जो है वो गलत है। एक तरफ पत्तन है, एक तरफ महादेश है। आइए कूट का प्रयोग कर गलत मिलान का चयन करना है, गलत मिलान को चयन करना है। तो बेटल हार्बर जो है वो दक्षिण अमेरिका में नहीं है, ये कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में है। कितने में? उत्तरी अमेरिका में। अगर नॉर्थ कैप की बात करें तो ये कहाँ है? ये यूरोप में है। क्या है? यूरोप में है। हैम्बर्ग की बात करें तो ये यूरोप में, बिल्कुल सही है। बेलपरासियो जो है वो अफ्रीका में नहीं है, दक्षिण अमेरिका में। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। और न्यू ऑर्लियंस जो है वो यूरोप में नहीं है, कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में है। तो यहाँ 4 गलत है, सिर्फ 3 जो है वो सही मिलान है। तो आंसर जो हो जाएगा सी, क्योंकि गलत मिलान पूछ रहा है। 1, 2, 4 और 5। प्राकृतिक अवसर प्रदान करती है और मानव उनका उपयोग करता है। धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है तथा प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप पड़ने लगती है। उपयुक्त मानव एवं प्रकृति अन्योन्याय क्रिया को विद्वानों ने क्या नाम दिया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संभववाद। क्या दिया है? संभववाद दिया है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। मानव भूगोल के क्षेत्र है और दूसरे में उप क्षेत्र है। तो सामाजिक भूगोल जो है वो क्या है? तो सामाजिक भूगोल को अगर हम कहते हैं अवकाश का भूगोल। राजनीतिक भूगोल को कहते हैं सैन्य भूगोल। आर्थिक भूगोल जो हुआ विपणन भूगोल। और जनसंख्या भूगोल जो है जनांकी। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा कौन सा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन सत्य है ये बताइए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 कथन सही है। विश्व में 10 सर्वाधिक आबादी देश में विश्व का लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। इन 10 देशों में 6 एशिया में अवस्थित है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो चीन का है, दूसरे भारत का है, तीसरे संयुक्त राज्य अमेरिका का है, चौथा जो है इंडोनेशिया का है, 5वां जो है वो किसका है? ब्राज़ील का है। किसका? ब्राज़ील का। इस तरह जो है वो जनसंख्या घटते जाता है। आंसर जो हो जाएगा केवल X। और नेक्स्ट देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करिए, उपयुक्त में से कौन से कथन जो है वो असत्य है। भूमि की प्रत्येक इकाई में उस पर रह रहे लोगों के पोषण की असीमित क्षमता होती है, ये असत्य है। जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या के घनत्व के रूप में परिभाषित किया जाता है, ये सही है। आंसर जो हो जाएगा केवल 1 जो है असत्य है, दूसरा सत्य है। निम्न में से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक कौन है? तो ये है भू आकृति भी, जलवायु भी है, नगरीकरण भी है, खनिज भी है और सामाजिक एवं राजनीतिक शांति भी है। आंसर जो हो जाएगा टी, ये 5 है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन करना है। इसमें से सत्य कथन का चयन करना है।
तो शोधित मृत्यु दर को किसी क्षेत्र विशेष से किसी वर्ष के दौरान प्रति 100 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है, यह सत्य है। वर्षा वनों की आदिवासी जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के प्रथम अवस्था में यह सही है। तो सत्य कथन के कौन सा है, तो वो हो जाएगा कौन सा, केवल 2 सही है। नेक्स्ट है जनसंख्या के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन सत्य है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल 1 कथन सत्य है। 2 समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो या जब अन्य देशों से लोग अस्थायी रूप से उस देश में प्रवास कर जाए तो उस क्षेत्र में होने वाली जनसंख्या परिवर्तन जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि का घोतक होती है। और 2 समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से कम हो या जब अन्य देशों के लोग प्रवास कर जाएं तो उस क्षेत्र में होने वाली जनसंख्या परिवर्तन जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि का घोतक होता है। जनसंख्या परिवर्तन में 3 घटक है, जन्म, मृत्यु और प्रवास का है। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सत्य नहीं है। कथन सत्य नहीं है ये बताना है। प्रवास जो किसी नए स्थान पर जाते हैं अप्रवासी कहलाते हैं, बिल्कुल सही। प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उत्प्रवासी कहलाते हैं, ये भी सही। प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रतिकर्ष कारक में जीवन व संपत्ति की सुरक्षा जैसे कारण शामिल है, ये गलत है। आंसर जो हो जाएगा केवल जो है वो 3 जो है असत्य है। जनांकीय चक्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है ये बताइए। तो प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता व उच्च मृत्यता होती है। इस अवस्था में जीवन प्रत्याशा जो है वो क्या होता है, उच्च होती है, तो ये गलत है। अंतिम अवस्था में प्रजननशीलता एवं मृत्यता दोनों अधिक घट जाती है, तो ये सही है। तो आंसर जो हो जाएगा वो बी, केवल 2 जो है वो कथन सत्य है। आर्थिक वृद्धि और विकास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है वो बताइए। आर्थिक वृद्धि और विकास के संबंध में तो आइए देखते हैं। आर्थिक वृद्धि मात्रात्मक और मूल्य सापेक्ष होता है, ये गलत है। आर्थिक विकास गुणात्मक और मूल्य निरपेक्ष होता है, ये भी गलत है। आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 और ना ही 2 सही है। मानव विकास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन जो सत्य है ये बताइए। तो डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार विकास का संबंध लोगों के विकल्पों में बढ़ोतरी से है, ये सही है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने वार्षिक मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित करने के लिए डॉक्टर महबूब उल हक की मानव विकास की संकल्पना का प्रयोग किया था, ये भी सही है। डॉक्टर महबूब उल हक ने 1992 ईस्वी में मानव विकास सूचकांक निर्मित किया था, तो ये जो है वो गलत है। 1952 में नहीं, 1990 में किए थे। कितने में, तो 1990 में। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो आइए देखते हैं। मानव विकास की संकल्पना समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण पर आश्रित है, बिल्कुल सही। मानव विकास सूचकांक 0 से 1 के बीच स्कोर पर आधारित होता है, ये भी सही। मानव विकास सूचकांक में स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है, ये भी सही है। मानव विकास सूचकांक में संसाधनों तक पहुँच को क्रय शक्ति के संदर्भ में मापा जाता है, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3, 4 सही है। मानव विकास के उपागम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है ये बताइए। तो आय उपागम मानव विकास के सबसे नए उपवर्गों में से है, एक है, गलत है। आधारभूत आवश्यकता उपागम को मूल रूप से विश्व बैंक ने प्रस्तावित किया था, ये भी गलत है। तो ना तो 1 सही है और ना ही जो है वो 2 सही है। आय उपागम यह मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से एक है। इसमें मानव विकासों को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। विचार यह है कि आय का स्तर किसी व्यक्ति द्वारा भोगी जा रही स्वतंत्रता के स्तर को परिलक्षित करता है। आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास का स्तर भी ऊंचा होगा। कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है ये बताइए। तो श्रीलंका, त्रिनाद और टोबैको को मानव विकास सूचकांक भारत से नीचे है, ये गलत है। कम प्रति व्यक्ति आय के बावजूद मानव विकास में केरल का प्रदर्शन पंजाब और गुजरात से कहीं बेहतर है, बिल्कुल सही है। केवल भूटान विश्व का ऐसा देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3 सही है। चलबासी पशुचारण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन जो है वो सत्य है ये बताइए। तो उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में गाय बैल प्रमुख पशु है, बिल्कुल सही। तिब्बत एवं इंडीज के पर्वतीय भागों में याक व लामा एवं आर्कटिक और उप उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में रेंडियर पाला जाता है, ये भी सही है। भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी एवं भुटिया लोगों का समूह शीतकाल में मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाते हैं, ये गलत है। आंसर जो हो जाएगा ए, केवल 1 और 2 सही है। कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन सत्य है ये बताइए। तो ऑस्ट्रेलिया प्रायद्वीपीय रेलमार्ग पश्चिमी तट के पर्थ से आरंभ होकर पूर्वी तट पर स्थित सिडनी को मिलाती है, ये सही है।
ओरिएंटल एक्सप्रेस लाइन पेरिस से लंदन को जोड़ती है, ये गलत है। यह लाइन पेरिस से स्टैमबर्ग, म्यूनिख, वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड होती हुई इस्तांबुल तक जाती है। और पार्क कैनेडियन रेल मार्ग कनाडा की यह 7050 किलोमीटर लंबी रेल लाइन पूरब में हैलिफैक्स से आरंभ होकर मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनिपेग और कलगैरी से होती हुई पश्चिम में प्रशांत तट पर स्थित वैंकूवर तक जाती है। तो ये भी जो है वो गलत है। तो आंसर हो जाएगा केवल एक स्टेटमेंट जो है वो सही है। रोपण कृषि के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो यूरोपीय लोगों ने विश्व के अनेक भागों में रोपण कृषि प्रणाली की शुरुआत की थी, ये सत्य है। रोपण कृषि में निम्न निवेश, उच्च प्रबंध एवं तकनीकी आधार एवं वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, ये गलत है। ब्रिटेन वासियों ने पश्चिमी अफ्रीका में कॉफ़ी एवं कोकोआ की पौधे लगाई थी, ये भी गलत है। फ्रांस वासियों ने पश्चिम द्वीप समूह में गन्ना एवं मलेशिया में रबड़ के बाग लगाए थे, ये भी गलत है। अमेरिका वासियों ने फिलीपाइंस में नारियल व गन्ने के बागान लगाए थे, ये सही है। आंसर हो जाएगा 1 और 5, सी जो होगा वो सही है। भूमध्य सागरीय कृषि के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है वो बताइए। तो खट्टे फलों की आपूर्ति करने में भूमध्य सागरीय क्षेत्र महत्वपूर्ण है, ये सही है। बाकी जो है वो 2 गलत है। आंसर हो जाएगा 1, केवल 1। नेक्स्ट प्रश्न है कि लैटिन शब्द सैलरियम का अर्थ मासिक भुगतान होता है, ये गलत है। गैट का गठन 1948 में किया गया था, बिल्कुल सही है। जनवरी 1985 में गैट को विश्व व्यापार संगठन में रूपांतरित कर दिया गया था, ये भी गलत है। आंसर जो हो जाएगा केवल 1 और 3 जो है वो असंत है। सैलरी शब्द लैटिन शब्द सैलरियम से बना है, जिसका अर्थ है नमक के द्वारा भुगतान, क्योंकि उस समय समुद्र के जल से नमक बनाना ज्ञात नहीं था और इसे केवल खनिज नमक से बनाया जा सकता था, जो उस समय प्रायः दुर्लभ और खर्चीला था। यही वजह है कि यह भुगतान का एक माध्यम बना था। और विश्व व्यापार संगठन 1948 में विश्व की उस सीमा शुल्क और विभिन्न प्रकार के अन्य बाधाओं को मुक्त कराने हेतु कुछ देशों के द्वारा जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ गैट का गठन किया गया था। और 1994 में सदस्य देशों के द्वारा राष्ट्रों के बीच मुक्त एवं निष्पक्ष व्यापार को बढ़ा प्रोन्नत करने के लिए एक अस्थायी संस्था का निर्माण का निश्चय किया गया तथा जनवरी 1995 में गैट को विश्व व्यापार संगठन में रूपांतरित कर दिया गया। अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है वो बताइए। तो सहकारी कृषि का सबसे अधिक सफलता डेनमार्क में मिली थी, बिल्कुल सही है। सहकारी कृषि में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज का होता है, ये गलत है। सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में कोलखाहोज नाम दिया गया है, ये सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 3 सही है। डुलुथ और बुफालो पत्तन अवस्थित है, डुलुथ और बुफालो, सही आंसर हो जाएगा सी, बृहत झीलें सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग में, बृहत झीलें सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग में। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है। तो पूंजी एवं परिवहन कुटीर उद्योगों को अधिक प्रभावित करता है क्योंकि इनके द्वारा निर्मित वस्तुओं का व्यापारिक महत्व अधिक होता है, ये गलत है। छोटे पैमाने के उद्योगों की तकनीक एवं निर्माण स्थल दोनों कुटीर उद्योगों के समान होते हैं, ये भी गलत है। आंसर हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2 जो है वो सही है। पनामा नहर का संबंध निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यह पश्चिम अटलांटिक महासागर को पूरब से प्रशांत महासागर को जोड़ती है, तो ये गलत है। इसका निर्माण ब्रिटेन द्वारा किया गया था, ये भी गलत है। आंसर हो जाएगा ना तो 1 और ना तो 2। आइए जानते हैं पनामा नहर के बारे में। यह नहर पूरब में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती है और इसका निर्माण पनामा जलडमरू मध्य के आर पार पनामा नगर एवं कोलोन के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया था, जिसमें दोनों ही ओर के 8 किलोमीटर क्षेत्र को खरीदकर इसे नहर मंडल नाम दिया गया। यह नहर लगभग 72 किलोमीटर लंबी है, जो लगभग 12 किलोमीटर लंबी अत्यधिक गहरी कटान से युक्त है। इस नहर में कुल 6 जलबंधक तंत्र है तथा जलयान पनामा की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले इन जलबंधकों से होकर विभिन्न ऊंचाइयों की समुद्री सतह को पार करते हैं। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। अंतरपो पत्तन को फेरी पत्तन के नाम से जाना जाता है, ये गलत है। वेनेजुएला में स्थित एस्खीरा तैल पत्तन का उदाहरण है, ये भी गलत है। अदल, होनोलुलु और सिंगापुर मार्ग पत्तन के उदाहरण है, बिल्कुल सही। तो आंसर जो हो जाएगा 1 और 2 जो है वो असत्य है, तीसरा कथन जो है वो सत्य है। तृतीय क्रियाकलाप में निम्न में से कौन से सम्मिलित नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुसंधान एवं विकास जो है वो सम्मिलित नहीं है। दूरभाष, बीमा, मुद्रण, मीडिया तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण हैं। अनुसंधान एवं विकास चतुर्थ क्रियाकलाप के उदाहरण हैं। निम्न में से सत्य कथन की पहचान करें। इनमें से सत्य कथन की पहचान करें तो बिग इंच रेलवे लाइन है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, ये जो है वो कथन जो है वो असत्य है। नेक्स्ट है
बृहद ट्रंक मार्ग कहा जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग को, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग को। मिलान कीजिए, एक तरफ देश है, एक तरफ दास व्यापार की समाप्ति का वर्ष है। अगर डेनमार्क की बात करें तो इसकी 1792 में, ब्रिटेन की बात करें तो ये है 1807 में, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो ये है 1808 में। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। पापुआ न्यू गिनी देश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में कौन से सही है ये बताइए। तो यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप देश है, ये गलत है। यह एक संवैधानिक राजतंत्र है और राष्ट्रमंडल का हिस्सा है, बिल्कुल सही है। इंडोनेशिया इसके पश्चिमी हिस्से में स्थित है, ये भी सही है। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा 2 और 3 जो है वो सही है, बी हो जाएगा। ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ गिद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका उद्देश्य पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणालियों के विशुद्ध रूप से डिजिटल संसाधनों में बदलना है, ये गलत है। इस पहल का नेतृत्व विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO कर रहा है, ये सही है। डिजिटल हेल्थ में प्रौद्योगिकियों और प्लेटफॉर्मों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार करना और देखभाल की गुणवत्ता को बढ़ाना है। तो सही आंसर जो हो जाएगा 2 और 3, बी हो जाएगा सही। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आइए देखते हैं कौन सा कथन सही है। तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के धारा 29 के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को गृह संपत्ति और पूंजीगत लाभ से प्राप्त आय पर कर का भुगतान करना होगा। तो ये जो है वो गलत है। राजनीतिक दल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयकर रिटर्न दाखिल करने की जिम्मेदारी वहन करते हैं, तो ये सही हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा बी, केवल 2 हो जाएगा। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए और कितने नॉर्डिक देश है? आंसर हो जाएगा ए, केवल 1। डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड नॉर्डिक क्षेत्र का हिस्सा है। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया को बाल्टिक राज्यों के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? केवल 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किए गए सुदर्शन सेतु पुल के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा जो है वो सही है। आइए देखते हैं। यह देश का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज है, बिल्कुल सही है। यह मांडवी के पोरबंदर से जोड़ता है, ये गलत है। यह अरब सागर पर है, बिल्कुल सही। इस पुल को पहले सिग्नेचर ब्रिज के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1, 3 और क्या हो जाएगा और 4 जो है वो सही है। यह बेट द्वारका द्वीप को गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में मुख्य भूमि ओखा से जोड़ता है। संत रविदास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कितने इसमें सही है। तो आंसर जो हो जाएगा सी, केवल इसमें 3 सही है। सब नेशनल क्लाइमेट रेजिलेंट ग्रीन फंड SNCRGF की वैश्विक मिश्रित वित्त पहल है जो विकासशील देशों के माध्यम आकार के जलवायु लचीला बुनियादी ढांचे और प्रकृति आधारित समाधानों में निवेश करती है। निम्नलिखित में से किस परिदृश्य में एक उपराष्ट्रीय इकाई संभवतः SNCRGF से वित्त पोषण के लिए आवेदन करेगी? और इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? तो हो जाएगा बी, एक ग्रामीण क्षेत्र में एक अक्षय ऊर्जा परियोजना को लागू करने में। हाल ही में समाचारों में देखे गए ग्रे जोन वॉरफेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा यह लक्षित राष्ट्र से पूर्ण पैमाने पर सैन्य प्रतिक्रिया को भड़काए बिना किसी क्षेत्र में यथास्थिति को बदलने के उद्देश्य से कार्रवाइयाँ और अभियानों को संदर्भित करता है। गिन्नी कृमि रोग के कारक है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परजीवी कृमि। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है ये बताइए। तो CE-20 क्रायोजेनिक इंजन इसरो द्वारा विकसित एक उन्नत प्रणोदक प्रणाली है, बिल्कुल सही है। अंतरिक्ष यान की मानव रेटिंग ऑनबोर्ड वैज्ञानिक उपकरणों की कार्य क्षमता को उजागर करती है, ये गलत है। आंसर हो जाएगा ए, केवल 1 जो है वो सही है। कीरू हाइडल परियोजना को निम्नलिखित पर विकसित किया जा रहा है। कीरू हाइडल परियोजना, सही आंसर हो जाएगा सी, चिनाब नदी पर विकसित किया जा रहा है। राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए और कितने सही है? तो आंसर हो जाएगा डी, कोई नहीं सही है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 85वां। कितने रैंक है? तो यह है 85वां। निवेश, शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण ने जागरूकता बढ़ाने के लिए किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण ने। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, DBS बैंक। कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य बना? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माल्टा। कौन सा देश बना? तो वो है माल्टा। किस देश ने बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन किया जा रहा है? किस देश में?
और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल में किया जा रहा है। किसमें? नेपाल में। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशाखापट्टनम में। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 3 दिवसीय, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलंबो में। कहाँ किया जाएगा? कोलंबो में। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान PM उषा योजना किसके लिए शुरू की गई है? और इसका आंसर हो जाएगा उच्च शिक्षा में पहुंच, इक्विटी और उत्कृष्टता बढ़ाने हेतु जो है ये शुरू किया गया है। तो आंसर हो जाएगा डी। गोदा बर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ निर्णय, जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया, निम्नलिखित से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वनों का संरक्षण से। वनों का संरक्षण से। ये था एडिटोरिया बुक में दिया हुआ NCERT आधार सीरीज, जो कक्षा 6 से 9 था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।